एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं पागलों की तरह बस दौड़ता ही चला जा रहा था। मेरे दिमाग में डॉक्टर की बस यही बात गूंज रही थी कि हम मजबूर हैं। जब तक आप लोग फीस जमा नहीं करवा देते हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भागता हुआ सीधा उदय के दरवाजे पर जाकर रुका था, क्योंकि अब तो बस वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। सो मैंने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया था और मैं दरवाजे पर से हाथ हटाना ही भूल गया था। फिर कुछ देर के बाद मुझे उदय की आवाज़ आई थी, अरे कौन है भाई, थोड़ा सब्र तो कर लो, क्या दरवाजे तोड़ने का इरादा है तुम्हारा? फिर जैसे ही उदय ने दरवाज़ा खोला तो मेरी हालत देखकर घबरा सा गया था और मुझसे पूछने लगा था, क्या बात है पुनीत, सब ठीक तो है ना? मैंने जल्दी से कहा था कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी दीदी प्रियंका अस्पताल में एडमिट है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तुम मुझे उधार दे दो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें वापस कर दूंगा। तो मेरी बात सुनकर उदय के चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी आ गई थी और वह मुझसे कहने लगा था, यार मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आजकल कारोबार बिल्कुल भी ठप चल रहा है, जिसकी वजह से हालत बहुत ख़राब है। उदय की बात सुनकर मैं बहुत मायूस हो गया था। मेरे चेहरे पर मायूसी के असर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। इसलिए मैं घर जाने के लिए अभी कदम उठाया ही था कि अचानक उदय ने मुझसे कहा था कि रुको, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम पैसे हासिल कर सकते हो। उदय की बात सुनकर मेरी बेउम्मीदी आंखों में चमक सी आ गई थी। इसलिए मैंने जल्दी से उदय से पूछा था कि कौन सा रास्ता है। तो उदय ने मुझसे कहा था कि पाली बाजार में एक रामा नाम की भिखारन रहती है, जो भी उसके साथ रात बिताता है वह एक ही रात में अमीर हो जाता है। उदय की बात सुनकर मैं अगले ही पल में उस पर चिल्लाया था, तुम पागल तो नहीं हो गए जो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तो उदय ने मेरी बातें सुनकर मुझे कहा था, यार इस वक्त तुम्हें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। आखिर प्रियंका दीदी की ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए उदय की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया था। अब मेरे दिल दिमाग में जंग शुरू हो गई थी, क्योंकि एक अनजान औरत के साथ वक्त बिताना वाकई एक बहुत गलत बात महसूस हो रही थी। क्योंकि मैं एक पंडित जी का बेटा होने के साथ साथ उन सभी बुरी चीज़ों से परहेज करता हूँ। इसलिए मुझे इस तरह की फालतू चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता था। इस वजह से मैंने आज तक इस तरह का कोई काम करना तो दूर की बात है, ऐसा करने के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। मुझे इस तरह से सोच में डूबा हुआ देखकर उदय ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा था। फिर मैं भी अपने हालत से मजबूर होकर आखिरकार गलत रास्ते की शुरुआत कर ली थी। इसलिए मैंने उदय के साथ रामा भिकारन के ठिकाने की तरफ चुपचाप चल पड़ा था। एक जगह पर पहुंचा, कुछ ही दूरी पर एक अजीबो-गरीब से खोली में सड़क के किनारे बैठी हुई औरत की तरफ इशारा करके उदय ने मुझसे कहा था, वह जो सामने औरत बैठी हुई है ना, वही रामा भिकारन है। इस तरह के गंदे हुलिये में देखकर मैंने उदय से हैरान होते हुए पूछा था, ये भला मेरी क्या मदद करेगी, जबकि उसके पास तो खुद उसके रहने का ठिकाना मौजूद नहीं और ये बेरोजगार बिना किसी मदद के इस सड़क के किनारे बैठी हुई है। तो मेरी बात सुनकर उदय ने हंसते हुए मुझसे कहा था, यार इसी बात का राज आज तक कोई जान नहीं पाया था कि यूं दर दर की ठोकरें खाने वाली भिखारन आखिरकार किसी को करोड़पति कैसे बना देती है। फिर उदय ने मेरा कंधा थपथपाया था और मुझसे कहा था, अब ज़्यादा टाइम खराब ना करो और उसके पास जाकर पैसों का कुछ इंतजाम करो। तो उदय की बात सुनकर मैं सर को झुकाए हुए रामा भिखारन के पास गया था। जैसे ही मैं उस भिखारन के पास पहुंचा तो उसने अपना चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा था। मेरी नज़र रामा भिकारन के चेहरे पर पड़ते ही मुझे उससे डर लगने लगा था और एक अजीब सा डर महसूस हुआ था। किसी एहसास ने मुझे उसके पास जाने से रोका था। मैंने चाहने के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा पाया था। मुझे रामा भिकारन के चेहरे की तरफ देखकर मुझे घबराहट होने लगी थी, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। इसलिए मैंने उसका चेहरा देखते ही वहाँ से भाग गया था और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ था, मम्मी मुझे देखकर भागती हुई मेरे पास आई थी और बड़ी ही उम्मीद से मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने मुझसे पूछा था कि बेटा पैसों का कुछ इंतज़ाम हुआ कि नहीं। तो मम्मी की बात सुनकर मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए मैंने नज़रें चुराते हुए बस ना में सर हिला दिया था। फिर मम्मी जल्दी ही मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे और रोते हुए मुझसे कहने लगी कि भगवान के लिए बेटा कुछ भी करके पैसों का कोई इंतज़ाम करो और मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा लो। मम्मी की तरह मैं भी बहुत मजबूर था, इसलिए मैं बेबसी से मम्मी को देखता हुआ अपने कमरे में चला गया था और मेरी आंखों के सामने बस
मेरी बहन प्रियंका का चेहरा ही घूम रहा था, जो तकलीफ़ में पड़ी चिल्ला रही थी। प्रियंका दीदी की ज़िंदगी बचाने के लिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वह ये था रामा भिकारन, जिनका ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मुझे उससे डर महसूस होने लग गई थी। और मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गया था कि जिस औरत के बारे में सोचने से ही घिन आती है, तो भला कोई भी आदमी उस औरत के साथ वक्त कैसे बिता सकता है। यकीन मानो, इंसान की मजबूरियां ही होती है जो इंसान को इस हद तक मजबूर कर देती है। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं उठा था और फिर चलते चलते रामा भिकारन के पास ही जाकर खड़ा हो गया था। उसने मेरी तरफ देखा था और फिर मुझे देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट वाली अंदाज में मुस्कुराई थी। मैं उसके इस तरह मुस्कुराने पर एक अजीब सी हालत का शिकार हो गया था। उससे बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कह पाया था कि मुझे आपसे कुछ काम है। फिर वह अजीब से अंदाज में मुस्कुराती हुई मुझसे कहने लगी, आओ मेरे साथ। में घबराता हुआ उसके पीछे चल दिया था। रामा भिकारन मुझे खंडर नुमा एक इमारत में ले गई थी। वह इमारत बिल्कुल ही टूटी फूटी सी थी। उसका सिर्फ एक ही कमरा अच्छा था और सारे कमरे बुरे हालत में था। उस कमरे में दाखिल होते ही वह एक बेड पर बैठ गई थी और मुझसे बोली, बताओ तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा या फिर मेरा वक्त? तो मैं डरते हुए रामा भिकारन से कहा था कि कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। तो मेरी बात सुनकर रामा भिकारन जल्दी से उठी थी और कमरे में मौजूद एक टूटी हुई अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई थी और खुद को बिजी दिखाने लगी थी। मुझे लगा था शायद वह अब मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसने मेरे सामने पैसों की एक गड्डी रखी थी, जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैंने हैरान होते हुए रामा भिकारन से कहा था कि इतने पैसे? तो वह जल्दी मुझे इस तरह हैरान होता हुआ देखकर बोली थी, क्या पैसे कम हैं और चाहिए? तो उसकी बात सुनकर मैं हकलाते हुए कहा था कि नहीं, बल्कि ये पैसे भी मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जल्दी से पैसे अपनी जेब में रखे थे और फिर मैं रामा भिकारन का धन्यवाद करते हुए वहाँ से अस्पताल निकला था। लेकिन जो ही मैं रामा भिकारन के उस खंडर नुमा मकान से निकला था, तो उस वक्त मुझे पापा की कॉल आ गई थी और फिर मैंने पापा की कॉल उठाते ही खुशी के मारे उनसे कहा था कि आप परेशान ना हो, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मैं बस थोड़ी ही देर में आपके पास पैसे लेकर आता हूँ। तो मेरी बात सुनकर पापा मुझसे कहने लगे, बेटा प्रियंका का ऑपरेशन हो गया है और अब उसकी जान खतरे से बाहर है। मैंने तुम्हें बस यही बताने के लिए कॉल की थी। हमें अब फीस सुबह जमा करवानी होगी, इसलिए तुम सुबह ही पैसे लेकर अस्पताल आ जाना। तो पापा की बात सुनकर मैंने भगवान की बहुत कृपा की थी और साथ ही साथ पापा से पूछा था, आखिर डॉक्टर मान कैसे गए, जबकि वह तो फीस जमा करवाए बगैर प्रियंका दीदी का चेकअप करने के लिए भी तैयार नहीं थे। पापा ने मुझे बताया कि अचानक प्रियंका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और कोई भी डॉक्टर मेरी विनती करने के बावजूद भी प्रियंका का ट्रीटमेंट करने को राज़ी नहीं हो रहा था। इसलिए मैं बैठकर अपनी बेबसी पर रो रहा था कि अचानक एक नौजवान डॉक्टर मेरे पास आकर रुका था और फिर मुझे गौर से देखने के बाद मुझसे कहने लगा था, ऐसे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे यूं रोता हुआ देखकर मुझसे कहने लगा था कि गुरुजी, आप यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहे हैं? तो मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था, लेकिन मैं उस अनजान चेहरे को पहचान नहीं पाया था। लेकिन फिर भी मैंने उसे अपनी सारी दर्द भरी कहानी सुनाई थी और उससे पूछा था कि बेटा, आखिर तुम मुझे गुरुजी क्यों कह रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो? तो उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि जी जी बिल्कुल, मैं आपको जानता हूँ। भगवान की कृपा से मैंने भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त आपसे ही की है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, पूरा पाली बाजार भी आप लोगों को अच्छे से जानता है। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा था कि आप परेशान ना हो, मैं अपने स्टाफ से कहकर आपकी बेटी का चेकअप करवा देता हूँ और उनसे ये भी कह दूंगा कि उनका ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू कर दें। बाकी जो भी अस्पताल की प्रतिक्रिया है आप सुबह तक जमा करवा देना। ये सारा किस्सा सुनाकर पापा ने उस डॉक्टर को बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद दी थी और फिर मुझसे कहने लगे थे कि देख लो बेटा, अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में बाकी हैं। भगवान ने उस डॉक्टर को मेरे पास मेरा रक्षक बनाकर भेजा था। और पापा की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने रामा भिकारन आ गई थी और वह भी मुझे एक मददगार फरिश्ता ही लग रही थी। लेकिन अगले ही पल मैंने दिल ही दिल में सोचा था, आखिर उसके पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए हैं और उसने मुझसे कुछ भी पूछे बगैर मेरी मदद क्यों की थी। और वैसे भी भीख मांगने वाले के पास
इतने पैसे नहीं होते जितने पैसे उस भिखारन के पास थे। और फिर मैंने ये बात भी ठान ली थी कि मैं रामा भिखारन के इस राज के बारे में जानकर ही रहूँगा। आखिर किस तरह लोगों को करोड़पति बना देती है और ये सब कुछ करके उसको क्या फ़ायदा होता है। इसलिए मैं जल्दी से मुड़ा था और एक बार फिर से रामा भिखारन के सामने जाकर खड़ा हुआ था। फिर रामा भिखारन ने मुझे देखते ही मुझसे पूछा था, तुम्हारा काम तो हो गया है, अब तुम दोबारा मेरे पास क्यों आए हो? क्या और पैसों की ज़रूरत है तुम्हें? तो मैंने रामा भिखारन की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। उससे कहने लगा था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर दोबारा तुम्हारी कहानी सुनने आया हूँ। फिर मैंने उस पर हमदर्दी जताते हुए पूछा था, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म आखिर किसने किया है और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो मेरी बात सुनकर रामा भिखारन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैंने उसे कहा था, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करने का नहीं था। तो रामा भिखारन मुझे कहने लगी थी कि नहीं, तुम्हारी बातें सुनकर दुख नहीं हुआ, बल्कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं क्योंकि आज इतने सालों के बाद किसी ने मुझसे मेरे बारे में पूछा है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। फिर रामा भिखारन की बात सुनकर मैं भी कुछ हद तक तसल्ली में हो गया था। फिर रामा भिखारन ने मुझे कहा था, मैंने बहुत से लोगों की मदद की है, पर मैंने आज तक किसी की आंखों में अपने लिए हमदर्दी नहीं देखी थी। लेकिन मुझे तो लोग हमेशा ही गंदी और नफ़रत की नज़रों के साथ ही देखते हैं, जबकि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। सब लोग ही मुझसे अपना मतलब निकाल लेते थे और फिर अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद आज तक किसी ने पलटकर भी मुझे नहीं देखा था, बल्कि अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद वह लोग चलते बनते थे। मुझे अच्छा लगा है कि तुमने मेरे बारे में सोचा है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं ख़ानदानी भिखारन नहीं हूँ, बल्कि मेरा संबंध एक अमीर घर से है। मेरे दादा गांव में रहते थे और वे उस गांव के जागीरदार थे और उनकी अपनी बहुत सी ज़मीनें थीं। मेरे दादाजी के दो बेटे थे, एक मेरे पापा और दूसरे मेरे चाचा जी। मेरे दादा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके काम करने के लिए भी बहुत से नौकर मौजूद थे। दादाजी की मृत्यु के बाद मेरे पापा काम के बारे में शहर आ गए थे और फिर उन्होंने यहाँ पर आकर अपना कारोबार भी शुरू कर लिया था। शहर में आकर मेरे पापा को उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था। उनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी करने लगा था। फिर पापा ने मुझे और मम्मी को भी गाँव से शहर में बुला लिया था। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से रखे थे, बहुत लाड प्यार करते थे और मेरे बहुत नखरे उठाते थे। जब मैं 5 साल की हुई तो पापा ने मेरा दाखिला एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा दिया था। अब यहाँ पर भी हमारे लाखों की प्रॉपर्टी बन चुकी थी। क्योंकि मेरे पापा बहुत साफ दिल के मालिक थे, इसलिए भगवान ने उन्हें ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाबी दी थी। जबकि उनके बिल्कुल उल्टा मेरे चाचा थे। वह बहुत लालची तबीयत के मालिक थे। उनकी नज़रें हर वक्त मेरे पापा के कारोबार पर और ज़मीनों की तरफ ही लगी रहती थी, जिन्हें वे हासिल करना चाहते थे। और वैसे भी चाचा को बिजनेस में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। वह जो भी काम करते थे उनका हमेशा ही बहुत नुकसान हो जाता था। इस तरह से वह अपने नुकसान को पूरा करने के चक्कर में अपनी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी खराब कर चुके थे। मेरे चाचा जी के दो बेटे थे, बंटी और चिंटू। दोनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। मेरे पापा के समझाने के बावजूद भी चाचा ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय उन्हें भी अपने साथ खेती बाड़ी के कामों में लगा लिया था। फिर एक वक्त ऐसा आया था, चाचा की सारी ज़मीनें बिक गई थी और नौबत भुखमरी की आ गई थी। मेरे पापा अपने भाई को और उनके परिवार को बहुत चाहते थे। मेरे चाचा जब भी परेशान और दुखी होते तो मेरे पापा उनकी बहुत मदद किया करते थे। उन्होंने उनको भी अपने पास शहर में बुला लिया था। उनको भी एक कारोबार सेट करके दे दिया था, जिससे उनके हालात बहुत अच्छे होने लगे थे। क्योंकि वो बहुत लालची थे, इसलिए पापा से हमेशा शिकायत करते थे। और अब तो ये कहना भी शुरू कर दिया था, जो कारोबार आपने सेट करके दिया था उसमें तो सिर्फ वक्त ही खराब हो रहा है, मुनाफा कुछ खास नहीं होता। चाचा की बात सुनकर पापा ने चाचा पर बहुत भरोसा किया था। अपने कारोबार की सारी ही जिम्मेदारी चाचा को दे दी थी। लेकिन चाचा ने कारोबार संभालते ही पैसों में हेरा फेरी करना शुरू कर दी थी। पापा को इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने कभी भी चाचा को कुछ नहीं कहा था, बल्कि अपना दिल बड़ा करके चाचा को छोटा भाई समझकर हमेशा ही माफ़ कर देते थे, जिसका चाचा ने बहुत गलत फ़ायदा उठाया था। चाचा अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। वह किसी न किसी तरीके से पापा का सारा बिजनेस हथिया लेना चाहते थे। अब तो हर वक्त ही कोई ना कोई नई चाल चलते थे। पापा खुद ही
अपना सब कुछ उनके हवाले कर दें। लेकिन चाचा हर दफ़ा अपनी साजिशों से नाकाम हो जाते थे। अब तो चाची ने भी मम्मी को बातें सुनाना शुरू कर दी थी। भाभी, आप खुद ही सोचो, लोग क्या कहेंगे कि बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को नौकर रखा हुआ है। पापा की तरह मम्मी बड़े दिल की मालकिन थी, इसलिए वह भी चाची की बातों पर कोई खास ध्यान न देती थी। वक्त काफ़ी तेज़ी से बीत रहा था। अब मैं भी जवान हो चुकी थी, इसलिए मैं अच्छे तरीके से चाचा और उनके परिवार के साजिश को जानती थी, उनका मकसद समझती थी। इसलिए मुझे चाचा और उनकी फैमिली कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। चाचा का जलन और लालच बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कई बार अपने पापा से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे हर बार ही टाल देते थे। एक रात हम सब लोग सो रहे थे, अचानक से एक ज़ोरदार धमाका हुआ था। सब कुछ ही ज़मीन में धँस कर रह गया था और फिर उसके बाद जब मेरी आँख खुली थी तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया था। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मैं दर्द की आग में जल रही थी। फिर डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके लगते ही मैं गहरी नींद में सो गई थी। फिर कुछ ही घंटे के बाद जब मुझे होश आया था तो मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वे लोग मेरे पास ही खड़े बातें कर रहे थे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल के साथ आंखें खोलकर सामने देखा था, जहां पर चाचा और चाची खड़े होकर बातें कर रहे थे। चाचा चाची से कह रही थी कि मैंने आज वकील को बुलवा लिया है, वर्षा मेरे भाई की सारी जायदाद और सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम पर कर देगा और रामा अभी होश में नहीं आई है, इसलिए उसके होश में आने से पहले ही उसका अंगूठे का प्रिंट ले लेंगे, वरना वो बाद में बहुत समस्या पैदा कर देगी। चाचा की बातें सुनकर चाची भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। हम लोग किस मुसीबत में फंसे हुए थे और उन्हें अभी भी जायदाद की पड़ी हुई थी। मुझे चाचा से बहुत नफरत होने लगी थी। फिर जब डॉक्टर मेरा चेकअप करने आया था तो मैंने उनसे अपने माँ बाप के बारे में पूछा था, वे लोग कहाँ हैं, ठीक तो है ना। फिर डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर मायूसी से मुझे देखा था और कहा था, मुझे अफसोस है हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनकर मुझ पर कयामत बीत गई थी और बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया था। फिर डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी और चेकअप करवा दिया था। मैंने खुद को बड़ी ही मुश्किल से संभाला था और फिर मैंने उस हादसे की वजह पूछी थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, इस हादसे की पूरी जानकारी देगी, जिससे ये बात सामने आ जाएगी यह हादसा किसकी सोची समझी चाल तो नहीं, या फिर ये सच में ही सिलेंडर फटने से हुआ था और इस हादसे में किसका हाथ तो नहीं था। जबकि ये बात मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था और मुझे पूरा यकीन था इस सब के पीछे चाचा और चाची का हाथ था, क्योंकि मैं जानती थी वह लालच में इस हद तक पागल हो चुके थे। वह किसी की भी जान आसानी से ले सकते थे। इसलिए डॉक्टर के जाते ही मैंने चुपचाप अस्पताल से निकल गई थी और फिर यूं पाली बाजार में बैठकर भीख मांगने लगी और एक भिखारन का रूप धारण कर लिया था। इस तरह मैं फिर रामा भिखारन के नाम से मशहूर हो गई थी। मैं रामा भिखारन की रूप धारण कर मैं अपने चाचा की नज़रों से बच रही थी। चाचा मुझे ढूंढने की हर कोशिश कर रहे थे ताकि वह मुझे ढूंढ कर मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा ले, लेकिन मैंने भी ये बात ठान ली थी कि ये सब मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। मैं कभी ये होने नहीं देना चाहती थी कि मेरे ही माँ बाप के कातिल उनके पैसों पर ऐश करें। इसलिए मैं एक गुमनाम ज़िंदगी बिताने लगी थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी अगर अपने घर वापस चली गई तो चाचा मुझे भी कत्ल कर देंगे, क्योंकि सारी जायदाद अभी भी मेरे नाम पर थी। इतनी बड़ी चाल चलने के बावजूद भी चाचा के हाथ कुछ भी नहीं आया था और वह भी खाली हाथ रह गए थे। इस बात से चाचा को बहुत सदमा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें पैरालाइज अटैक भी हो गया था। वह हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गए थे। पापा को धोखा देकर चाचा ने जितना भी पैसा लूटा था वह सारा उनकी बीमारी पर लग गया था और वे अब बिल्कुल ही खाली हाथ रह गए थे। उनके दोनों बेटे भी चाचा और चाची का साथ छोड़ दिया था और हर रिश्ता ख़त्म कर दिया था। वह दोनों भाई उनको छोड़कर अपनी अलग दुनिया में ही मगन हो गए थे। चाचा को भगवान ने उनके किए की सज़ा इस दुनिया में ही दे दी थी। लोग चाचा पर तरस खाकर उनको पैसे वगैरह दे देते थे, जिनकी वजह से वो अपना बड़ी मुश्किल से ही गुजारा कर पाते थे। फिर एक बार मैंने जाकर अपने घर का चक्कर लगाया था, जिसको चाचा ने अपने रहने के लिए दोबारा से बनवा लिया था, लेकिन वहाँ पर रहना शायद उनकी किस्मत में नहीं था। वहाँ पर जाकर मेरा दिल कट कर रह गया था। इस खाली वीरान घर को देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे हर जगह ही अपने माँ बाप का चेहरा मुस्कुराता हुआ नज़र आता था। मुझे अब इस घर में रुका नहीं जा रहा था, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी से वापस चली आई थी।
फिर मैंने पापा की जायदाद से लोगों की मदद उनकी नीयत के हिसाब से करना शुरू कर दिया था, ताकि उसका सारा पुण्य मेरे पापा को मिलता रहे। रामा भिकारन की बातें सुनकर मुझे दिल ही दिल में दुख भी हो रहा था। फिर मैंने उसे पूछा था, आखिर तुम्हें किस तरह से पता चला कि इस बंदे को वाकई में पैसों की ज़रूरत है? तो रामा भिकारन मेरी बात सुनकर दुखी अंदाज में मुस्कुराई थी और मुझसे कहने लगी, मेरी सूरत इस तरह खराब हो चुकी है कि जो इसे एक बार देख लेता है वह दोबारा मेरे चेहरे की तरफ देखता तक नहीं है और जल्दी ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो वाकई में मजबूर होता है वो पलटकर मेरे पास ज़रूर आता है और फिर इस तरह मुझे पता चल जाता है ये बंदा वाकई में बहुत मजबूर है। फिर रामा भिकारन मुझे देखकर मुस्कुराई थी, मुझसे कहने लगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे कोई मजबूरी में तुम्हें एक बार फिर से मेरे पास ले आई थी। तुम बताओ तुम्हें क्या मजबूरी थी? फिर मैंने उससे बताया कि मेरी बहन प्रियंका 1 हफ्ते बाद ही शादी थी। अचानक से प्रियंका को पथरी का दर्द शुरू हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, इसलिए मैं पैसों की खातिर तुम्हारे पास आ गया था। फिर मैंने उठकर रामा भिकारन के सर पर हाथ रखा था और उसे कहा था, तुमने मेरी बहन की जान बचाई है और मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज रामा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर मैंने डॉक्टर से राय करके रामा के चेहरे की सर्जरी करवाई थी। फिर हमने मिलकर एक एनजीओ भी खोला था। कुछ ही साल के बाद मैंने प्रियंका बहन की शादी अच्छी जगह करवा दी थी, क्योंकि मेरी बहन की पहली शादी उसकी बीमारी की वजह से टूट गई थी। लड़के वालों ने शादी करने से मना कर दिया था। हम एक बीमार लड़की से शादी नहीं करेंगे। दूसरी जगह शादी करके अब मेरी बहन अपने घर में बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी और मैं भी रामा से शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था। मेरा एक बच्चा भी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।